आज हम लोगों ने जो टॉपिक शुरू करना है वो है मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। पेज नंबर 204 205 पे है बेटा। सबसे पहले तो हम लोगों ने डिस्कस की थी एंथैल्पी पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने डिस्कस की थी बेटा एंथैल्पी। उसके बाद कल वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस की थी लेक्चर नंबर 3 में टाइप्स ऑफ एंथैल्पी, और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। यानी इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी भी रिएक्शन की जो एंथैल्पी है उसको कैसे मेजर किया जाता है, उसको मेजर करने के तरीके। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं बेटा एंथैल्पी की। तो एंथैल्पी हम लोगों ने बात की थी कि किसी भी सिस्टम का जितना भी हीट कंटेंट है, उस सिस्टम में जितनी भी हीट की मिकदार मौजूद होती है वो उस रिएक्शन की क्या कहलाती है, उस सिस्टम की क्या कहलाती है, एंथैल्पी। और एंथैल्पी की हम लोगों ने बात की थी बेटा कि वो स्टेट फंक्शन है, और अगर वो स्टेट फंक्शन है तो हम लोग उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा एच से। और स्टेट फंक्शन जो है उसके लिए फॉर्मूला क्या लिखते हैं, फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट। तो डेल्टा एच किसके बराबर हो जाएगा, H2 माइनस H1। H2 मतलब फाइनल एंथैल्पी, H1 मतलब इनिशियल एंथैल्पी। उसके अलावा हम लोगों ने ये भी फॉर्मूला पढ़ा था बेटा कि जो एंथैल्पी है वो किसके बराबर होती है, एनर्जी और वर्क डन के सम के। और वर्क डन अगर प्रेशर और वॉल्यूम की फॉर्म में है तो हम लोग डब्ल्यू की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, पीवी। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं बेटा किसी भी रिएक्शन की, तो रिएक्शन आपको पता है वो हो सकता है दो तरह का, या तो हो सकता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, या फिर वो क्या हो सकता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है सिस्टम में, एक्सोथर्मिक वो है जिसमें हीट रिलीज होती है। तो बेसिकली बेटा हम लोग एंथैल्पी जो है उसको मेजर करके ये बता सकते हैं कि कोई भी जो रिएक्शन है उसमें हीट एब्जॉर्ब हुई है या फिर उस सिस्टम से हीट रिलीज हुई है, यानी उस सिस्टम में जो हीट है उसमें कितना चेंज आया है या फिर क्या चेंज आया है। यानी जो सिस्टम है उसकी जो हीट है वो कितनी चेंज हुई है, टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ है या फिर कितना डिक्रीज हुआ है इनिशियल स्टेट की निस्बत। ठीक है, यानी टेम्परेचर में या फिर हीट में कितना चेंज आया है वो हम लोग मेजर कर सकते हैं, किसको मेजर करके, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को। ठीक है, और जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है बेटा उसको मेजर करने के लिए हम लोग जो है जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है बेटा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को मेजर करने के लिए, वो इंस्ट्रूमेंट कहलाता है कैलोरीमीटर या कैलोरीमीटर। अगर कैलोरी मीटर की बात की जाए बेटा तो कैलोरी आपको पता है कि वो यूनिट है एनर्जी का। कैलोरी किसका यूनिट है बेटा, एनर्जी का, जो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ा है। ठीक है, और मीटर का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। तो कैलोरी मीटर उसके नाम से पता चल रहा है बेटा, यानी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी मदद से हम लोग क्या मेजर करेंगे, एनर्जी को, जिसकी मदद से हम लोग मेजर करेंगे एनर्जी में आने वाले चेंज को, टेम्परेचर, वो जो किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर है उसमें आने वाले चेंज को, एंथैल्पी में आने वाले चेंज को। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग जो कैलोरी मीटर है बेटा वो यूज़ करेंगे दो तरह के, एक है ग्लास कैलोरी मीटर, और जो दूसरा है बेटा वो है बॉम्ब कैलोरी मीटर। कैलोरी मीटर हम लोग कितनी तरह के यूज़ करेंगे बेटा, दो तरह के यूज़ करेंगे। एक हम लोग करेंगे ग्लास कैलोरी मीटर, और दूसरा कौन सा वाला यूज़ करेंगे हम लोग, बॉम्ब कैलोरी मीटर। और इन दोनों ही कैलोरी मीटर्स की मदद से हम लोग टेम्परेचर में आने वाले चेंज को मेजर कर सकते हैं, किसी भी सिस्टम में आने वाली हीट चेंज को मेजर कर सकते हैं, एंथैल्पी चेंज को मेजर कर सकते हैं। ये मालूम कर सकते हैं कि रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक चला है या फिर एक्सोथर्मिक, और उसके रिजल्ट में सिस्टम के टेम्परेचर में कितना चेंज आया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा वो है ग्लास कैलोरी मीटर। ये लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, ग्लास कैलोरी मीटर भी लॉन्ग क्वेश्चन है, और जो है बॉम्ब कैलोरी मीटर वो भी लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर ग्लास कैलोरी मीटर की बात की जाए बेटा तो सबसे पहले तो उसका जो यूज़ है या फिर उसकी एप्लीकेशन है कि इसको क्यों यूज़ किया जाता है, तो उसका यूज़ या फिर उसकी एप्लीकेशन ये है बेटा कि हम लोग ग्लास कैलोरी मीटर को यूज़ करते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को फाइंड आउट करने के लिए, किसको मेजर करने के लिए, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को मेजर करने के लिए। और उसके अलावा इसको जो है बेटा यूज़ किया जाता है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन को मेजर करने के लिए। ये हम लोगों ने पिछले वाले टॉपिक में पढ़ा था बेटा कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या है। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन यानी न्यूट्रलाइजेशन होते हुए एसिड और बेस आपस में कंबाइन करके जब साल्ट और वाटर बनाते हैं तो उस प्रोसेस के दौरान जितना हीट में चेंज आता है किसी भी सिस्टम के, वो क्या कहलाती है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या थी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट कंबाइन करके
कि जब सोल्यूशन बनाते हैं तो किसी भी सिस्टम की जो हीट है उसमें जितना चेंज आता है वही उसकी क्या कहलाती है, एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन। तो ग्लास कैलोरीमीटर का बेसिक फंक्शन ये है बेटा कि हम लोग उसकी मदद से क्या मेजर कर सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एंड एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, और उसके बाद है बेटा उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन में बेटा आपको जो डायग्राम बनी हुई है आपके बुक में वो ड्रॉ करनी है और आपको ये बताना है साथ में कि वो जो है हमारे पास ग्लास कैलोरीमीटर वो मज़ीद कौन कौन से उसके कंपोनेंट्स हैं या फिर वो किस किस से मिलके बना हुआ है या फिर उसमें क्या क्या मौजूद है उस इंस्ट्रूमेंट में। तो अगर उसकी बात करें बेटा ग्लास कैलोरीमीटर की, तो सबसे पहले तो उसमें ये बात की गई है बेटा इंस्ट्रूमेंटेशन में कि उसमें मौजूद होता है ग्लास कैलोरीमीटर। उसके नाम से पता चल रहा है बेटा कि ऐसा कैलोरीमीटर जो किसका बना हुआ होगा, ग्लास का। उसमें मौजूद होता है एक बीकर, ठीक है, और उस बीकर के बाहर भी रखा जाता है एक और बीकर, ठीक है, यानी एक डबल बीकर मौजूद होता है बेटा। एक इनर बीकर है और एक क्या होता है बेटा, आउटर बीकर। और इन दोनों ही बीकर्स के दरमियान में रखा जाता है बेटा कॉटन को। इन दोनों बीकर्स के दरमियान में किसको रखा जाता है बेटा, कॉटन को। कॉटन को रखा जाता है बेटा ताकि ये जो इनर बीकर है उसका जो टेम्परेचर है और ये जो बाहर सराउंडिंग का टेम्परेचर है इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस रहे, यानी जो सराउंडिंग से हीट है वो सिस्टम के अंदर एंटर ना हो सके और सिस्टम से जो हीट है वो सराउंडिंग में ना जा सके, ताकि सिस्टम में जितना भी हीट चेंज आता है उसको ईजीली और एक्यूरेटली मेजर किया जा सके। ठीक है, यानी ये जो कॉटन है बेटा ये बिहेव करती है यहाँ पे इंसुलेशन के तौर पे। ये कैसे बिहेव करती है, इंसुलेशन के तौर पे। इंसुलेशन का मतलब है बेटा कि इस सिस्टम में बेटा कॉटन वहाँ पे बिहेव करेगी इंसुलेशन के तौर पे। इंसुलेशन का मतलब ये है कि वहाँ पर जो सिस्टम की हीट है वो उसी ही में मौजूद रहेगी और उसका जो टेम्परेचर है या उसमें जितना भी चेंज आएगा उसको हम लोग एक्यूरेटली मेजर कर सकेंगे, क्योंकि वो जो सराउंडिंग है उसमें से जो हीट है उसको सिस्टम में एंटर नहीं होने देगी, ताकि वो जो सिस्टम में हीट जितना भी उसमें चेंज आया है उसको हम लोग एक्यूरेटली मेजर कर सकेंगे। तो कॉटन वहाँ पे बिहेव करेगी किसके तौर पे, इंसुलेशन के तौर पे, यानी वो सराउंडिंग से कोई भी जो हीट है उसको सिस्टम में एंटर नहीं होने देगी। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे ये कहा है बेटा कि इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या मौजूद है, एक इनर बीकर है, उसके अलावा हमारे पास क्या मौजूद है बेटा, आउटर बीकर है, उसके अलावा हम लोगों ने कहा बेटा कि इंसुलेशन में वहाँ पे कौन बिहेव कर रहा है, इंसुलेशन के तौर पे कॉटन। और उसके अलावा बेटा कि वहाँ पे ये जो आउटर बीकर है और जो इनर बीकर है बेटा उसके ऊपर मौजूद होती है एक लिड। उसके ऊपर क्या मौजूद होती है, एक लिड मौजूद होती है, यानी एक कवर मौजूद होता है। ठीक है, ताकि यहाँ से एक्सटर्नल जो सराउंडिंग है वहाँ से कोई भी इम्प्योरिटी जो है उस सिस्टम में एंटर ना हो सके। तो यहाँ पर और क्या मौजूद होता है, एक लिड यानी एक कवर जो कि इनर सिस्टम को आउटर इम्प्योरिटीज से बचा के रखता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और उसके अलावा बेटा कि यहाँ पर ये जो इनर बीकर है बेटा उसके अंदर रखा जाता है कोई भी मिक्सचर या फिर कोई भी लिक्विड या फिर कोई भी वो सब्सटेंस बेटा जिसके लिए भी हम लोगों ने मेजर करनी होती है एंथैल्पी, जिसकी भी हम लोगों ने क्या मेजर करनी होती है, एंथैल्पी, उसको हम लोग किस में रख देते हैं, उस इनर बीकर में। किस में रख दिया जाता है, उसको इनर बीकर में। और वो जो सब्सटेंस है बेटा और जो मिक्सचर है उसको रखा जाता है वे करके। उसको किस तरह से रखा जाता है, वे करके, यानी उसका वजन करके, उसका मैस मालूम करके उसके बाद उसको किस में रख दिया जाता है, इनर बीकर में। और यहाँ पर जो इनर बीकर है बेटा उसके अंदर एक होता है स्टिरर। उसके अंदर क्या मौजूद होता है बेटा, एक स्टिरर। स्टिरर कहते हैं
जिस तरह से एक चम्मच टाइप, एक स्पून टाइप, ठीक है, कि उस स्टिरर की मदद से हम लोग वो जो सिस्टम में मिक्सचर मौजूद है, जो हमारा सिस्टम है उसमें वो जो मिक्सचर मौजूद है बेटा उसको हिलाया जा सकेगा, उसको स्टिर किया जा सकेगा ताकि जो टेम्परेचर है उसको बैलेंस किया जा सके, ठीक है। और ये जो है हमारे पास सिस्टम जो है बेटा, जो इनर बीकर है उसी ही के अंदर रखा जाता है थर्मामीटर को, उसी ही के अंदर किसको रखा जाता है, थर्मामीटर को। थर्मामीटर को रखा जाता है बेटा ताकि जो टेम्परेचर है उसको मेजर किया जा सके, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या कहा बेटा कि इंस्ट्रूमेंटेशन में कि एक इनर बीकर है, एक आउटर बीकर है, और उसके अलावा आउटर बीकर और इनर बीकर के दरमियान में कॉटन जो है वो बिहेव कर रहा है इंसुलेशन के तौर पे। उसके अलावा क्या मौजूद है, स्टिरर, और उसके अलावा क्या मौजूद है बेटा, थर्मामीटर, ठीक है। थर्मामीटर का फंक्शन क्या है बेटा कि थर्मामीटर की मदद से हम लोग क्या मेजर करेंगे, टेम्परेचर को स्टिरर की मदद से वहाँ पर उस मिक्सचर को मिक्स किया जाएगा, उसको हिलाया जाएगा ताकि टेम्परेचर को पूरा का पूरा जो मिक्सचर है उसका टेम्परेचर एक जितना किया जा सके, ठीक है। और जो इनर बीकर है बेटा उसमें जो है सब्सटेंस उसका मैस मालूम करके उसमें रख दिया जाता है उसे। उसकी वर्किंग में बेटा कि वो काम कैसे करेगा, उसकी मदद से हम लोग हीट चेंज को कैसे मेजर करेंगे। तो वर्किंग में सबसे पहले तो ये है बेटा कि पहला वाला स्टेप तो ये है कि हम लोग वे करेंगे उस सब्सटेंस को जिसका भी हम लोगों ने मेजर करना है हीट चेंज, या फिर जिसकी भी हम लोगों ने मेजर करनी है इंथाल्पी, और उसको किस में प्लेस कर देंगे, किस में रख देंगे, उसे इनर बीकर में। उसे किस में रख देंगे हम लोग, इनर बीकर में। उसका मैस मालूम करके हम लोग उसको किस में रख देंगे, इनर बीकर में। दूसरा वाला स्टेप ये है बेटा कि जब उसको इनर बीकर में रख देंगे, लिड को कवर कर, लिड की मदद से उसको कवर कर देंगे उस सिस्टम को, तो हम लोग मेजर करेंगे उसका इनिशियल टेम्परेचर। यानी अभी जब रिएक्शन शुरू हुआ है तो तब हम लोग रिएक्शन शुरू जब हुआ है तो तभी हम लोग थर्मामीटर की मदद से क्या मेजर करेंगे, उसका इनिशियल टेम्परेचर। तो पहले वाले स्टेप में हम लोगों ने क्या कहा बेटा कि सब्सटेंस को मेजर करके उसका मैस मालूम करके हम लोग उसको किस में प्लेस कर देंगे, किस में रख देंगे, उसे इनर बीकर में, लिड की मदद से उसे कवर कर देंगे, और थर्मामीटर की मदद से उसका क्या मेजर करेंगे, इनिशियल टेम्परेचर। और आपको पता है बेटा कि इनिशियल टेम्परेचर को हम लोगों ने किससे रिप्रेजेंट किया था, T1 से, ठीक है। यानी जब अभी रिएक्शन शुरू हुआ है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बेटा, उसको स्टिरर की मदद से मिक्स करते रहेंगे, थोड़ा टाइम गुजरने देंगे, और उसके बाद जो है हम लोग जब रिएक्शन हो जाएगा, जब रिएक्शन हो रहा होगा, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद भी उसका टेम्परेचर मालूम करते रहेंगे, और जब हमें लगेगा कि अब जो है हीट में कोई भी कंसिडरेबल चेंज नहीं आ रहा, यानी हम लोग थर्मामीटर की मदद से टेम्परेचर मेजर करते रहेंगे, बार बार चेक करते रहेंगे, जब तक तो टेम्परेचर में चेंज आ रहा होगा इसका मतलब है तब तक इनर बीकर में रिएक्शन हो रहा है। जब वहाँ पर हम लोगों को ये लगेगा कि अब टेम्परेचर में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आ रहा, इतना चेंज नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि रिएक्शन तकरीबन क्या हो चुका है, स्टॉप हो चुका है, रिएक्शन तकरीबन ख़त्म हो चुका है। तो हम लोग तब थर्मामीटर की मदद से क्या मेजर करेंगे, फिर से उसका टेम्परेचर, जो कि उसका क्या कहलाएगा, फाइनल टेम्परेचर। और फाइनल टेम्परेचर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, T2 से। यानी हम लोग क्या मेजर कर लेंगे, उसका फाइनल टेम्परेचर। और इसका मतलब है कि टेम्परेचर में क्या आएगा, चेंज। तो टेम्परेचर में आने वाला जो चेंज है बेटा उसको हम लोग किससे कैलकुलेट कर लेते हैं, किस फार्मूला से, T2 माइनस T1, यानी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर में से इनिशियल टेम्परेचर को जब माइनस कर दिया जाएगा बेटा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा टी। यानी अगर तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा तो सिस्टम जो है वो हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब, और अगर रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक होगा तो सिस्टम उस हीट को क्या करेगा, रिलीज। यानी सिस्टम की जो हीट है उसमें जो चेंज आएगा, या तो पहले से जो है टेम्परेचर वो कम हो जाएगा सिस्टम का, या फिर टेम्परेचर क्या हो जाएगा पहले से सिस्टम का ज़्यादा। तो जितना भी टेम्परेचर में चेंज आएगा हम लोग उसको मेजर कर लेंगे कि फाइनल में से इनिशियल को माइनस करके डेल्टा टी निकाल लेंगे बेटा। और उसके बाद है कि जब हम लोग उस सिस्टम की हीट को कैलकुलेट करना चाहेंगे तो उसको कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ किया जाता है बेटा उसकी कैलकुलेशन के लिए, सिंपल वो फॉर्मूला है बेटा कि जो Q है किसी भी सिस्टम का, किसी भी सिस्टम की जो हीट है बेटा वो किसके बराबर है, M मल्टीप्लाइड बाय S मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा T। वो किसके बराबर है, M मल्टीप्लाइड बाय S मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा T के। यहाँ पर जो Q है बेटा वो रिप्रेजेंट कर रहा है हीट को,
किसी भी सिस्टम की हीट को, m रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा किसी भी सिस्टम का मैस, यानी यहाँ पे हम लोगों ने कहा था कि वो जो सब्सटेंस है उसको वे करके रखा है, उसको उसका जो है वजन, उसका जो मैस है वो मालूम करके रखा है। तो इसका मतलब है हमें उस सब्सटेंस का मैस मालूम होगा, मैस हमें पता होगा, ठीक है। तो मैस है उस सिस्टम का, और एस जो है बेटा वो क्या है, एस कहलाती है बेटा स्पेसिफिक हीट। एस क्या कहलाती है बेटा, स्पेसिफिक हीट, ठीक है। और उसके अलावा जो डेल्टा टी है वो है बेटा चेंज इन टेम्परेचर, और डेल्टा टी किसके बराबर है, अभी हम लोगों ने कहा वो बराबर है T2 माइनस T1 के, यानी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर के। स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है बेटा किसी भी सिस्टम की हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी, ठीक है। यानी किसी भी सिस्टम की जितनी भी हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है बेटा वो क्या कहलाती है, उसकी स्पेसिफिक हीट, ठीक है। और स्पेसिफिक हीट यहाँ पर ली जाती है बेटा वाटर की, और ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है बेटा कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी है, और वो है बेटा 4.2 जाउल पर केल्विन पर ग्राम, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है बेटा, ये आप लोगों ने लर्न कर लेना है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या है, 4.2 जाउल पर केल्विन पर ग्राम, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है बेटा। और इस फार्मूला की मदद से हम लोग मेजर कर सकते हैं किसी भी सिस्टम की हीट को, उसकी इंथैल्पी को, ठीक है बेटा। उसके बाद जो एग्जाम्पल नंबर 2 है और जो क्वेश्चन नंबर 13 है, ये दोनों ही आपने कर लेना है, दोनों ही में सेम फार्मूला यूज़ होना है जो हम लोगों ने कैलकुलेशन में पढ़ा है कि m और s और डेल्टा टी को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो किसी भी सिस्टम की जो हीट है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये जो है वही वाला फार्मूला यूज़ करके एग्जाम्पल नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज का जो है बेटा वो सॉल्व कर लेना है, वो आपका होमवर्क है, ठीक है। उसके बाद जो अगला वाला टॉपिक है बेटा वो भी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, जो कि है कि हम लोगों ने कहा था कि और मेथड यूज़ किया जाता है अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं इंथैल्पी को, जो कि क्या है, बॉम्ब कैलोरीमीटर, ठीक है। इसको बॉम्ब कैलोरीमीटर इसलिए कहा जाता है बेटा क्योंकि इसकी जो शेप है वो थोड़ी रिजेंबल करती है, वो थोड़ी सिलेंड्रिकल होती है और वो रिजेंबल करती है थोड़ी बॉम्ब से, ठीक है। इस वजह से इसको हम लोग कहते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर। और सबसे पहली बात तो बेटा कि इसको यूज़ किस लिए किया जाता है, तो इसको इंथैल्पी को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है बेटा, और मेनली इसको यूज़ किया जाता है इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन को मेजर करने के लिए। इसको किसको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन को मेजर करने के लिए। इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन की हम लोगों ने पहले भी बात की थी बेटा, यानी किसी भी सिस्टम में वो वाला हीट चेंज जो कि तब आता है जब कौन सा वाला प्रोसेस चलता है, कंबस्शन। कंबस्शन आपको पता है बेटा कि कंबस्शन क्या है, कि जिसमें जो है हमारे पास कोई भी जो रिएक्टेंट होता है, कोई भी जो सब्सटेंस है, कोई भी जो स्पीशी है, जब उसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया जाता है तो वो जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, कंबस्शन, ठीक है। तो कंबस्शन के दौरान जितना भी हीट में चेंज आता है वो क्या कहलाती है, उसकी इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। और इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन को मेजर करने के लिए हम लोग किसको यूज़ करते हैं, बॉम्ब कैलोरीमीटर को। इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन किसी फूड की भी मेजर की जा सकती है, किसी भी कंपाउंड की, किसी भी फ्यूल की, किसी की भी मेजर की जा सकती है बेटा इस कैलोरीमीटर को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन की। तो अगर हम लोग उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन कंसीडर कर रहे हैं बेटा, उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन को पढ़ते हैं, तो हमें ये देखना है कि वो इंस्ट्रूमेंट कैसे बना हुआ है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो सबसे पहले तो ये है बेटा कि उसमें एक सिलेंड्रिकल शेप का जो है स्टील का बना हुआ एक बॉम्ब सा होता है, एक स्टील का बॉम्ब सा है बेटा। एक सिलेंड्रिकल शेप हमारे पास कंटेनर है जिसकी अपर साइड पे रखा जाता है बेटा, एक लगा हुआ होता है एक स्क्रू सा, यानी एक पेच सा है, एक कील सा है, जिसको हम लोग जो है यूज़ करते हैं कि उसको एंटर कर दें ताकि यहाँ से जो इनलेट है बेटा उसको बंद किया जा सके, उसे खोला या बंद किया जा सके। एक इनलेट है, उसकी इनलेट आपको पता है बेटा, यानी कोई भी ऐसा पॉइंट जहाँ से किसी भी मटेरियल को एंटर किया जाता है, ठीक है। और
इसके अंदर जो है बेटा वो है इस सिलेंड्रिकल जो है हमारे पास कंटेनर, उसके अंदर है बेटा एक कॉइल, एक ग्रेफाइट की बनी हुई कॉइल है बेटा। कॉइल इसलिए यूज़ की जाती है ताकि हम लोगों ने कहा कि इसकी मदद से हम लोग किसको मेजर करेंगे, हम लोग मेजर करेंगे हीट ऑफ कंबस्शन को, इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन को। तो इस ग्रेफाइट कॉइल का फंक्शन ये है बेटा कि उसकी मदद से हम लोग हीट करेंगे उस सब्सटेंस को ताकि उसकी कंबस्शन करवाई जा सके, ताकि उसको जो है उसको बर्न करवाया जा सके ऑक्सीजन की मौजूदगी में। ठीक है। और इसके ऊपर रखा जाता है बेटा एक प्लाटिनम का बना हुआ क्रूसिबल। क्रूसिबल कहते हैं बेटा कोई भी बर्तन को। इसके ऊपर क्या रखा जाता है, एक प्लाटिनम का बना हुआ क्रूसिबल। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग वे करके उस सब्सटेंस को रखते हैं जिसकी भी हम लोगों ने कंबस्शन करवा के उसकी इंथैल्पी मेजर करनी हो। ठीक है। और ग्रेफाइट का बना हुआ कॉइल है जिसकी मदद से इसको क्या किया जाएगा, हीट किया जाएगा। हमारे पास एक सिलेंड्रिकल एक सिलेंडर मौजूद है सिलेंड्रिकल शेप में। और ये जो बॉम्ब है बेटा, ये जो सिलेंड्रिकल कंटेनर है वो बना हुआ होता है स्टील का। वो किसका बना हुआ है, स्टील का। और ये जो स्टील का बना हुआ कंटेनर है बेटा, इसके बाहर एक इनेमल लगी हुई होती है। इनेमल कहते हैं बेटा कवरिंग को। इनेमल किसको कहते हैं, कवरिंग को। वो कवरिंग सिर्फ इसलिए की जाती है बेटा ताकि वो जो स्टील है उसको जंग ना लग सके। ठीक है, उसकी करोजन ना हो सके। तो उस जो स्टील का बना हुआ कंटेनर है हमारे पास, उसकी एक बाहर कवरिंग की जाती है बेटा, जो कि क्या कहलाती है, वो कवरिंग क्या कहलाती है, इनेमल। और वो इनेमल क्यों चढ़ाई जाती है बेटा, ताकि उस स्टील को करोजन से बचाया जा सके, उसको जंग लगने से बचाया जा सके। ठीक है। और उसके अलावा है बेटा कि यहाँ पर वो जो इनलेट है उसकी मदद से एंटर किया जाता है ऑक्सीजन को। इनलेट की मदद से किसको एंटर किया जाता है, ऑक्सीजन को। क्योंकि आपको पता है कि अगर कंबस्शन करवानी है तो उसके लिए ऑक्सीजन रिक्वायर है, तो इनलेट की मदद से वहाँ से किसको एंटर किया जाता है, ऑक्सीजन को। और ये जो बॉम्ब शेप वाला हमारे पास एक कंटेनर है बेटा, उसको रख दिया जाता है एक आउटर बीकर में। उसको कहाँ पे रख दिया जाता है बेटा, एक आउटर बीकर में। और वो जो आउटर बीकर है बेटा उसमें मौजूद होता है वाटर। वो जो आउटर बीकर है उसमें क्या मौजूद होता है बेटा, वाटर। और ये जो वाटर है ये बिहेव करता है यहाँ पर इंसुलेशन के तौर पे। ठीक है, यानी ये भी जो सराउंडिंग है वहाँ से जो हीट है उसको इस सिस्टम में एंटर नहीं होने देता, इसलिए जो है वाटर उसको रखा जाता है ताकि वो जो टेम्परेचर है उसको थोड़ा बैलेंस कर सके, उसको मेंटेन कर सके। और यहाँ पर जो है बेटा इस आउटर बीकर में मौजूद होता है एक स्टीरर। स्टीरर का पहले भी आपको बताया बेटा कि फंक्शन क्या है कि उसकी मदद से इस वाटर को मिक्स किया जाएगा ताकि वो जो पूरा का पूरा वाटर है उसका टेम्परेचर बैलेंस रह सके, उसका टेम्परेचर सारे का सेम रह सके। और उसके अलावा यहाँ पर मौजूद होता है बेटा एक थर्मामीटर। और थर्मामीटर का भी फंक्शन आपको बताया था बेटा कि थर्मामीटर जो है उसका फंक्शन क्या है कि वो टेम्परेचर को उसकी मदद से मेजर किया जाएगा और उसी ही की मदद से टेम्परेचर जो है उसको मेजर करके उसका चेंज निकाला जाएगा। और वो जो है उस सिस्टम के बारे में बताया जाएगा कि उसकी जो है रिएक्शन वहाँ पर एंडोथर्मिक हुआ है या फिर एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंटेशन में हम लोगों ने क्या बात की है बेटा कि सबसे पहले तो वो जो है उसमें क्या मौजूद है, एक स्टील का बना हुआ सिलेंडर जिसके ऊपर एक कवरिंग की जाती है जो कि क्या कहलाती है, इनेमल। और इनेमल जो है उसको किस लिए किया जाता है, उसका फंक्शन क्या है, ताकि वो जो स्टील है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, किससे, क्रोजन से। उसको जो है यूज़ किया जाता है जंग लगने से बचाने के लिए उस स्टील को। उसके अलावा हम लोगों ने क्या कहा बेटा कि उसमें एक ग्रेफाइट कॉइल है। ग्रेफाइट कॉइल का फंक्शन क्या है कि उसकी मदद से यहाँ पर कंबस्शन की जाएगी। और उसके अलावा है बेटा कि हम लोगों ने कहा कि यहाँ पर एक प्लेट सी है, एक छोटी सी ट्रे सी है जिसके अंदर हम लोग सब्सटेंस को वे करके रखेंगे जो कि क्या कहलाती है, प्लैटिनम क्रूसिबल। और उसके अलावा जो है बेटा उसमें हम लोगों ने कहा कि क्या मौजूद है,
एक इनलेट मौजूद है जहाँ से ऑक्सीजन को एंटर किया जाएगा। उसके अलावा वहाँ पे एक स्क्रू मौजूद है जिसकी मदद से वहाँ पर उस इनलेट को ओपन, यानी जब ओपन करना हो तो स्क्रू को अप कर दिया जाएगा, और जब उस इनलेट को बंद करना हो, जब ऑक्सीजन जितनी भी हम लोगों को रिक्वायर है उस कंटेनर के अंदर उसको एंटर कर दिया जाएगा, तो इस स्क्रू को फिर से क्लोज कर दिया जाएगा, तो इनलेट जो है वो भी क्लोज हो जाएगी उसकी मदद से। और उसके अलावा जो है बेटा हमारे पास, हम लोगों ने कहा कि वहाँ पे मौजूद है स्टिरर, वहाँ पर मौजूद है एक आउटर बीकर या फिर आउटर कंटेनर जिसमें रखा गया है वाटर को, और उसके अलावा हमारे पास मौजूद है बेटा एक थर्मामीटर जिसकी मदद से हम लोग क्या मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर। ठीक है, उसकी वर्किंग में है बेटा कि सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या करना है कि उस सब्सटेंस को वे करके, यानी जिस भी सब्सटेंस की हम लोग इंथैल्पी ऑफ कंबशन मेजर करना चाहते हैं, सबसे पहले तो उस सब्सटेंस को वे करके हम लोग रख देंगे किसमें, प्लैटिनम क्रूसिबल में। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा कि हम लोग वे करेंगे उस सब्सटेंस को, और यहाँ पर तकरीबन वो जो सब्सटेंस है बेटा वो लिया जाता है 1 ग्राम तक। उसका जो मैस है वो कितना लिया जाता है, 1 ग्राम तक, जिसकी भी हम लोगों ने क्या मेजर करनी होती है, इंथैल्पी ऑफ कंबशन। उसको रख दिया जाता है किसमें, प्लैटिनम क्रूसिबल में, और उसको रख दिया जाता है ग्रेफाइट कॉइल पे। उसके अलावा ये बेटा कि जो ग्रेफाइट कॉइल है ना, इसको कनेक्ट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी से। इसको किससे कनेक्ट किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिक फील्ड से। ठीक है, यानी उसी करंट के ज़रिए से इसको हीट अप किया जाएगा, इस ग्रेफाइट कॉइल को, और उसी ही के ज़रिए से इसकी कंबशन करवाई जाएगी। दूसरा वाला स्टेप यहाँ पर जो एक्स्ट्रा है बेटा, क्योंकि हम लोग इंथैल्पी ऑफ कंबशन मेजर करना चाहते हैं, तो कंबशन आपको पता है कि वो होती है हमेशा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो दूसरा वाला स्टेप ये है बेटा कि यहाँ पर इनलेट की मदद से किसको एंटर किया जाएगा, ऑक्सीजन को। इनलेट की मदद से किसको एंटर किया जाएगा, ऑक्सीजन को। और इतनी ऑक्सीजन यहाँ पर एंटर की जाएगी बेटा कि अंदर का जो टेम्परेचर है उस बॉम्ब का वो हो जाए 20 atm तक। यहाँ पर ऑक्सीजन को इतना एंटर किया जाएगा बेटा कि वहाँ पर जो अंदर का प्रेशर है उस बॉम्ब का वो कितना हो जाए, 20 atm। तो दूसरा वाला स्टेप क्या है बेटा कि ऑक्सीजन जो है उसको इनलेट की मदद से सिलेंडर में एंटर किया जाएगा, ऐड किया जाएगा, और इतना ऐड किया जाएगा कि इनर जो है सिलेंडर का प्रेशर वो कितना हो जाए, 20 atm। और उसके बाद उस स्क्रू को जो है, स्क्रू की मदद से उस इनलेट को क्या कर दिया जाएगा, क्लोज कर दिया जाएगा। जब 20 atm प्रेशर हो जाए तो उसके बाद इस स्क्रू को जो है, स्क्रू की मदद से उस इनलेट को क्लोज कर दिया जाएगा, उस इनलेट को बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है अगला वाला स्टेप ये है बेटा कि वहाँ पर जो करंट है उसको प्रोवाइड किया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको ऑन किया जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन किया जाएगा। जब करंट जो है वहाँ से पास करेगा तो इस ग्रेफाइट कॉइल की मदद से जब इसको एनर्जी मिलेगी, ये प्लैटिनम क्रूसिबल के ऊपर जो के अंदर जो रखा गया हमारे पास 1 ग्राम सब्सटेंस है वो हीट अप होना शुरू होगा। ठीक है, और उसकी कंबशन होना शुरू होगी। हाँ, उससे पहले एक ये वाली बात है बेटा कि हम लोग चलो उसको कंसिडर कर लेते हैं कि जो तीसरा वाला स्टेप है बेटा वो ये है कि वहाँ पर अभी रिएक्शन शुरू होने से पहले हम लोगों ने थर्मामीटर की मदद से क्या मेजर करना है, इनिशियल टेम्परेचर। हम लोगों ने क्या मेजर करना है, इनिशियल टेम्परेचर। और इनिशियल टेम्परेचर जो है बेटा हम लोग उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, T1 से। तो अगला वाला स्टेप क्या है कि हम लोगों ने मेजर करना है बेटा इनिशियल टेम्परेचर को उस थर्मामीटर की मदद से। और उसके बाद हम लोगों ने अगला वाला स्टेप क्या करेंगे कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको ऑन कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट कर देंगे, करंट जो है वो देना शुरू करेंगे ताकि जो ग्रेफाइट कॉइल के ऊपर रखा हुआ जो प्लैटिनम क्रूसिबल में सब्सटेंस है वो हीटअप हो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसकी क्या हो, कंबशन, उसकी क्या हो बेटा, कंबशन। और उसके बाद अगले वाले स्टेप में है बेटा कि जब कंबशन होना शुरू हो जाएगी स्टीरर की मदद से उसको मिक्स करते जाएंगे ताकि जो पूरा का पूरा है उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे, सारे का सारा जो वाटर वहाँ पर मौजूद है उसका टेम्परेचर एक जितना रहे, बैलेंस रहे, हीट जो है वो पूरे के पूरे वाटर की सेम रहे, हीट कॉन्टेंट उसका। और उसके अलावा ये है बेटा उसमें कि जब वहाँ पर हमें कोई कंसिडरेबल चेंज नज़र ना आए उस पूरे के पूरे वाटर का, तो हम लोग समझ जाएंगे कि वहाँ पर कंबशन कंप्लीट हो चुकी है, रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोग थर्मामीटर की मदद से क्या मेजर कर लेंगे, उसका फाइनल टेम्परेचर।
हम लोग क्या मेजर कर लेंगे बेटा, उसका फाइनल टेम्परेचर, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, T2 से। और आपको पता है बेटा कि चेंज इन टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग फॉर्मूला फिर से क्या अप्लाई करेंगे, T2 माइनस T1। फाइनल टेम्परेचर जो है बेटा उसमें से इनिशियल टेम्परेचर को माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास उस रिएक्शन के दौरान जितना भी टेम्परेचर में चेंज आया है वो निकल आएगा। ठीक है, हम लोग उसको मेजर कर लेंगे। और उसके अलावा ये है बेटा कि आपको पता है कि अगर कंबस्शन होगी तो कंबस्शन कौन सा वाला रिएक्शन है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कंबस्शन कौन सा वाला प्रोसेस है बेटा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और एक्सो का मतलब है कि वहाँ पर हीट क्या हो रही है बेटा, रिलीज होगी। हीट क्या होगी, रिलीज होगी। तो वहाँ पर साइन कौन सा वाला यूज़ करेंगे, माइनस का। ठीक है, तो ये उसकी वर्किंग है बेटा। और उसके बाद उसकी कैलकुलेशंस हैं कि हम लोग कैसे उसकी कैलकुलेशन करेंगे और कैसे वो जो है सिस्टम में जितना भी हीट में चेंज आएगा उसको मेजर कैसे करेंगे बेटा। वही जो हम लोगों ने पिछला वाला फॉर्मूला पढ़ा था कि Q किसके बराबर है, M मल्टीप्लाइड बाय S मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा T। यहाँ पर Q किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, हीट को। M किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैस को, जो कि उस सिस्टम का है, उस सब्सटेंस का है, वो हम लोगों ने कंसीडर किया तकरीबन वो कितना है, 1 ग्राम तक। एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर को या स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस को। और यहाँ पर वो कितनी कंसीडर की गई है बताइए, कल भी मैंने पिछले वाले जो टॉपिक है उसमें भी बताया है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी है, 4.2 जूल पर केल्विन पर ग्राम। ठीक है, और डेल्टा टी अभी हम लोगों ने कहा चेंज इन टेम्परेचर, यानी उस रिएक्शन के दौरान उस सिस्टम में जितना भी टेम्परेचर में चेंज आएगा वो उसका क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। और जो कि किसके बराबर है, T2 माइनस T1 के, यानी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर के। और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बात जो बताई गई है बेटा वो ये है कि अगर हम लोग जो मैस है उसको उसकी स्पेसिफिक हीट से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक और फैक्टर आता है बेटा। अगर m और s को मल्टीप्लाई करें बेटा तो वो बराबर है c। ये कहा है बेटा कि फॉर्मूला में हम लोगों ने कहा है कि m और s जो है अगर उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो एक और फैक्टर के बराबर है, जो कि क्या है, c। और c क्या है बेटा, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या है कि किसी भी सिस्टम को जितनी हीट रिक्वायर होती है बेटा, अगर हमारे पास 1 ग्राम सब्सटेंस है, अगर हमारे पास क्या मौजूद है बेटा, 1 ग्राम सब्सटेंस मौजूद है, तो उसको जितनी हीट रिक्वायर होगी उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए, और टेम्परेचर कितना इंक्रीज करना है, 1 केल्विन। तो किसी भी 1 ग्राम सब्सटेंस को, किसी भी सिस्टम को बेटा जितनी हीट चाहिए होती है, उस बॉडी को, सिस्टम को जितनी हीट चाहिए होती है अपना टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए बेटा, वो जो हीट है उस सिस्टम की वो क्या कहलाती है, हीट कैपेसिटी। वो सिस्टम की क्या कहलाती है बेटा, हीट कैपेसिटी। मैं इसको दोबारा डिफाइन कर देती हूँ बेटा कि हीट कैपेसिटी क्या है, किसी भी सिस्टम को, किसी भी बॉडी को जितनी हीट रिक्वायर होगी, जितनी उसकी कैपेसिटी होगी कि वो जो है जितनी हीट को एब्जॉर्ब करता है ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो 1 केल्विन तक इंक्रीज हो जाए, वो सिस्टम की क्या कहलाएगी, हीट कैपेसिटी। और m और s को, यानी उसके मास को, स्पेसिफिक हीट को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो किसके बराबर है, हीट कैपेसिटी के। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने जो फॉर्मूला लिखा था बेटा, फॉर्मूला क्या था कि Q किसके बराबर है, m मल्टीप्लाइड बाय s मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा T। तो m और s की जगह पर हम लोग किसको पुट कर सकते हैं बेटा, m और s किसके बराबर है, c के, हीट कैपेसिटी के। और हीट कैपेसिटी कि जितनी किसी भी सिस्टम को हीट रिक्वायर होती है उसकी कैपेसिटी होती है कि वो उस हीट को एब्जॉर्ब करे ताकि 1 केल्विन टेम्परेचर को वो इंक्रीज कर सके, वो उसकी हीट कैपेसिटी है। तो ये फॉर्मूला कैसे लिखा जा सकता है बेटा, m और s की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, c मल्टीप्लाई बाय डेल्टा t। तो जो हीट है वो किसके बराबर है, c मल्टीप्लाई बाय डेल्टा t के। और इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए हम लोग क्या मेजर कर सकते हैं, किसी भी सिस्टम की एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन या फिर हीट ऑफ कंबस्टन। ठीक है, ये वाला टॉपिक कंप्लीट है बेटा। और तुम लोगों ने यहाँ से जो एग्जाम्पल है बेटा, एग्जाम्पल नंबर 13 और इसके साथ में बेटा, सॉरी, एग्जाम्पल नंबर 3 और साथ में है बेटा तुम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट, और साथ में क्वेश्चन नंबर 14 और 15। ये तुम लोगों का होमवर्क है बेटा। एग्जाम्पल नंबर 3 जो इस
टॉपिक से बिल्कुल आगे ही है। क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट बिल्कुल इसी से रिलेटेड है बेटा, इसीलिए आपको दिया गया है होमवर्क। और क्वेश्चन नंबर 14 और 15 बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 3 जैसे हैं। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है।